हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में अब तक पढ़ा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने जो भी पहले से पढ़ा है कि जैसे कि फ्रैगमेंटेशंस क्या होता है, उसके बाद में बडिंग क्या होता है वो देखा है, स्पोर फॉर्मेशंस क्या होता है वो देखा है, उसके बाद में भी हमने रीजनरेशंस पढ़ा था क्या होता है, उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें का जो था गेमिक फॉर्मेशंस या गेमा कप, जो भी कहाँ पे प्रेजेंट्स था। फिर वो लास्ट लेक्चर में देखा था हमने वो मार्किंग यहाँ पे प्रेजेंट्स था। ओके, अब उसके बाद में जो भी लास्ट टॉपिक बचा है वो है वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस। हम किससे पढ़ रहे हैं अभी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पढ़ रहे हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जो भी लास्ट टॉपिक बचा है वो है वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस। अब ये जो भी वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस है या जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल जो भी मेथड इसके अंदर आएगी वो सब की सब मेथड हमने 11th क्लास में जो भी मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में पढ़ी है, इसमें हम ओवरलुक करेंगे। और ये आर्टिफिशियल मेथड हमने अब तक पढ़ी नहीं, वो थोड़े से डिटेल में देख लेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, आसान है, ध्यान देकर देखना कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस थे, तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस यानी क्या होता है कि जो भी वेजिटेटिव ऑर्गन हो गए, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, उससे फॉर्मेशंस क्या होगा? न्यू प्लांट फॉर्म होगा। उससे क्या होगा? न्यू प्लांट फॉर्म होगा। तो ऐसे कौन से वेजिटेटिव यूनिट है? सच है, कौन कौन से बर्ड फॉर्मेशन है कि जो भी हमने देखा था बर्ड कहाँ पे फॉर्मेशंस होता है, जो भी एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, लाइक जो भी बर्ड हमने वेजिटेटिव बर्ड भी देखे थे और रिप्रोडक्टिव बर्ड भी देखे थे। जैसे कि वेजिटेटिव बर्ड में कहाँ देखा था? जैसे कि एक्सिलरी बर्ड, लेकिन दीज आर वेजिटेटिव बर्ड। टर्मिनल बर्ड है, अपाइकल बर्ड है, वो क्या होते हैं? वेजिटेटिव बर्ड होते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ट्यूबर देखे थे जो भी अंडरग्राउंड्स भी होते हैं। उसके बाद में राइजोम भी देखा था, अगेन दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स फॉर राइजोम्स। तो ये क्या हुए फिर? ये वेजिटेटिव फॉर्मेशंस करने या वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस अगर करना है तो उसके लिए बर्ड चाहिए, ट्यूबर चाहिए या राइजोम चाहिए। लेकिन ये तीनों के तीनों कैसे हुए फिर वेजिटेटिव? इसके अलावा भी हम अलग तरह से भी बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑर्गन भी हो सकते हैं, रूट है, स्टेम है या लीफ है। ये तीनों के तीनों क्या है फिर? ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। अगर इन केस आपने अगर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख रहे हैं तो सॉरी, ये वेजिटेटिव देखा हमने, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर देखा या सेक्सुअल पार्ट्स अगर आप देखना चाहोगे तो कौन से होंगे फिर? फ्लावर्स के। और फ्लावर्स के अंदर जो भी एंड्रोशियम्स या गायनोशियम्स जो भी बर्ड है वो कभी इनसाइड्स रहते, क्योंकि फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा। अगर फ्लावर ओपन होगा तो उसके अंदर ही क्या रहेंगे? वो बर्ड रहेंगे। मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले जो कंडीशंस रहती है वो बढ़ के रहती है और वो कभी हमें दिखते नहीं। देन नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस है वो कौन से टाइप्स में आता है? 2 टाइप्स में आता है, और वो होता है एक नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल मेथड। दोनों टाइप्स में पढ़ेंगे हम कि नेचुरल मेथड क्या होता है और आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। तो नेचुरल मेथड में हम देखेंगे कि जो भी पहला पार्ट्स है जो भी हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था वो क्या है? रूट ट्यूबर। वो कौन सा होता है? रूट ट्यूबर। ऑब्वियसली अगर रूट्स है तो वो अंडरग्राउंड्स में होगा। वो कहाँ पे होगा? अंडरग्राउंड्स में होगा। और अंडरग्राउंड्स में जो भी पार्ट्स हो रहा है वो ट्यूबर फॉर्मेशंस हो रहा है, मतलब वो कैसा होगा? स्वेलन पार्ट्स होगा। ट्यूबर यानी स्वेल अप होना, और वो कैसा होता है? स्वेलन पार्ट्स होता है। अगर अंडरग्राउंड में अगर ये स्वेलन हो रहा है तो वो क्या करेगा फिर? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स करेगा। अगर ये स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स कर रहा है तो इसमें 2 पार्ट्स में आएगा, लेकिन दोनों के दोनों पार्ट्स भी कैसे हो गए? ट्यूबरस रूट्स हो गए। कैसे हो गए? ट्यूबरस रूट्स हो गए। लेकिन इसके अंदर हमने 2 वर्ड डाले, एक सिंपल और एक फैसिकुलेटेड। ये भी हमने सिंपली इजी पढ़ा है कि सिंपल ट्यूबरस रूट्स या इसे कहते हैं ओनली ट्यूबरस रूट्स। क्या कहते हैं इसे? ओनली ट्यूबरस रूट्स। अब सिंपल ट्यूबरस रूट्स यानी क्या होता है और फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स यानी क्या होता है ये हम देखेंगे। कि सिंपल है तो अराइज कैसे होगा? सिंगली अराइज होगा। मतलब जो प्लांट से जो भी बेसल नोड से, इस बेसल नोड से अराइज कैसे होगा? ये स्वीट पोटैटो का एग्जांपल ले लेंगे हम कि ये कैसे होता है? सिंगली अराइज हो रहा है। ओनली बेसल नोड से अगर सिंगली अराइज हो रहा है एक स्वीट पोटैटो तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंपल ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस क्यों कहा? बिकॉज दिस आर द ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, स्वेलन स्ट्रक्चर, इसलिए उसे क्या कहा हमने? सिंपल ट्यूबरस रूट्स, क्योंकि वो अराइज कैसे हो रहा है? सिंगली अराइज हो रहा है। उसमें एग्जाम्पल लिया हमने स्वीट पोटैटो, और स्वीट पोटैटो का बॉटनिकल में आपने पढ़ाई होगा, क्या है फिर? आइपोमिया बटाटास। ओके, आइपोमिया क्या होता है? उसका नाम बटाटास होता है। ये याद रखना है और आपको हो भी चुका है। और उसके बाद में देखेंगे ये सिंगल अराइज हो रहा है तो ये अराइज कैसे होगा?
क्लस्टर फॉर्म में होगा, ग्रुप में फॉर्मेशंस होगा, इसलिए हमने यहाँ कहा लिखा कि अराइज तो बेसल नोड से ही होगा, लेकिन ये ग्रुप या कैसे अराइज होगा, एक क्लस्टर फॉर्म में होगा। मतलब हमने यहाँ पे जो डायग्राम निकाली थी छोटी सी, तो इस छोटी सी डायग्राम में ये बेसल नोड से अराइज होगा, लेकिन इसका ग्रुप या क्लस्टर फॉर्मेशंस होगा, इसीलिए हमने उसे क्या कहा है, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। इसे क्या कहते हैं हम, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स कहते हैं, कि जो भी अराइज कैसे होगा, ग्रुप में होगा या क्लस्टर फॉर्मेशंस करेगा। और इसका एग्जांपल लेते हैं हम एस्परेगस और डालिया, ये हमने पढ़ लिया है पहले। देन उसके बाद में देखते हैं कि स्टेम ट्यूबर। अब स्टेम ट्यूबर्स, यहाँ पे रूट्स ट्यूबर्स देखा हमने, यहाँ पे स्टेम ट्यूबर्स देख रहे हैं। तो स्टेम ट्यूबर्स यानी क्या होता है कि जो भी स्टेम से या जो भी प्रोड्यूस कर रहा है स्टेम, वो कैसे करेगा, अंडरग्राउंड ही करेगा, लेकिन ये एक्सिलरी अंडरग्राउंड ब्रांच करता है कि वो स्टोरेज क्या करता है, अगेंस्ट रिजर्व फुल करता है। अब जो भी एक्सिलरी अंडरग्राउंड बर्ड्स है तो उसके फॉर्मेशंस अलग अलग होते हैं। हमने देखा था कि जो भी स्टेम ट्यूबर्स या जो भी स्टेम के मॉडिफिकेशन 3 टाइप्स में हमने देखा था, कि जो भी अंडरग्राउंड अगेन होता है, सब एरियल्स होता है या एरियल फॉर्मेशन, 3 पार्ट्स में देखा था। फर्स्ट वन हम देख रहे हैं उसके अंदर राइजोम। राइजोम के अगेन अंडरग्राउंड फॉर्मेशन से, तो ये पहले ही डेफिनेशंस में पढ़ लिया था हमने कि यहाँ पे क्या चाहिए, विजिटेटिव पार्ट चाहिए लाइक राइजोम, विजिटेटिव पार्ट चाहिए लाइक ट्यूबर, जो हमने आज तक पढ़ लिया। तो राइजोम्स जो भी अंडरग्राउंड से रहता है, अगेन स्टोरेज ऑफ फूड्स करता है, सोलेंस होता है। जिंजर का लिया जाए तो उसके अंदर उसका कलर्स देखा था हमने, ब्राउनिश कलर्स होता है, उसके अंदर बर्ड होते हैं, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट करने के लिए टर्मिनल्स बर्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं या टर्मरिक हो, ये दोनों भी हमने पढ़ लिया है। उसके अंदर बल्ब है, बल्ब अगेन नेक्स्ट फॉर्मेशंस पार्ट्स होता है ओनियन एंड गार्लिक। इसमें भी हमने 2 पार्ट्स देखे थे कि किसे ओनियन कहेंगे और किसे गार्लिक कहेंगे, कि जो भी मार्जिन्स के हिसाब से होते हैं। या ओनियन के अंदर हमने फ्लैश लीव्स देखे थे, ओके, ड्राई लीव्स देखे थे, फ्लैश लीव्स लिखे थे, ट्यूनिकेटेड फॉर्म हमने देखा था। सो दिस आर द एग्जांपल अगेन पार्ट फॉर द बल्ब। देन कॉर्न, कॉर्न के अंदर कॉलकेशिया हमने देखा था कि कॉलकेशिया अगेन दिस आर द लीफ, इट्स अ इनलार्ज स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जो भी पार्ट्स होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड होता है, कि इसे हम टार भी कहते हैं, TAR, टार्स भी कहते हैं। कि ये एलिफेंट ईयर का है, क्योंकि इसके जो भी लीव्स होते हैं वो एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसका जो भी फंक्शनल पार्ट्स है वो स्टोरेज ऑफ फूड, वो इनसाइड्स रहता है अंडरग्राउंड। देन रनर, अगेन दिस आर द सब एरियल मॉडिफिकेशंस। ये तो हमने देखे थे, अगेन ये तीनों थे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, ये है सब एरियल मॉडिफिकेशंस। रनर एग्जांपल साइनोडॉन लिया था, अगेन दिस आर द एग्जांपल पार्ट्स फॉर द ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस भी इसके अंदर आता है कि ये क्या करता है कि जिस जगह से वो ग्रोथ करता है, अगेन दिस आर द टर्न ऑफ, देन अगेन लूज डाउन, बेंट, दिस स्ट्रक्चर्स आर द रनर लगिंग दैट साइनोडॉन स्ट्रक्चर। कि जो भी गार्डन में भी जो भी साइनोडॉन्स होते हैं वो इसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं रनर का। अगेन दिस आर द स्टोलन। स्टोलन में तो स्ट्रॉबेरी देखा था, इसके हिसाब से ये थोड़ा सा इनलार्ज रहता है, कौन, स्ट्रॉबेरी का जो भी स्टोलन्स होता है, मतलब दोनों को जोड़ने वाला पार्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स है, यहाँ से ग्रोथ होकर वो यहाँ जाएगा, लेकिन इसकी जो भी साइज होती है एज कम्पेयर टू रनर के, ये थोड़ी सी इनलार्जमेंट्स होती है। उसके बाद में आता है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि ये जो भी ग्रोथ करता है तो इसकी जो भी लंबाई थी ये दूर थी, ऑफसेट की लंबाई थोड़ी सी नज़दीक रही थी और इनलार्जमेंट्स रही थी। ये दोनों प्लांट्स, फॉर एग्जांपल आइकोर्निया ये एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन इस दोनों के बीच का जो भी अंतर होता है वो थोड़ा सा कम होता है और उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है। ये खासियत होती है ऑफसेट की। और ऑफसेट में आइकोर्निया या पिस्टिया एग्जाम्पल्स हो, वो दोनों के दोनों इंक्लूड्स किसके अंदर आएंगे, वो ऑफसेट के अंदर आएंगे। उसके बाद में देखा था हमने सकर्स। उसके बाद में हमने क्या देखा था, सकर्स। तो सकर्स में एग्जाम्पल्स आता है मिंट और क्रिसैंथेमम। बहुत यूनिक एग्जाम्पल्स पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है। इस सकर्स का एग्जाम्पल्स क्रिसैंथेमम, ये फेमस एग्जाम्पल्स पूछा जाता है। अब ये तो रिवाइज करने का ही टॉपिक्स हो रहा है, इस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा कि रूट्स देखा, स्टेम देखा और लास्ट में देख रहे हैं हम लीव्स, क्योंकि तीनों पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट से, तीनों के तीनों पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज दीज आर द विजिटेटिव ऑर्गन, रूट, स्टेम और लीफ। और लास्ट में हम कौन सा देख रहे हैं, लीफ देख रहे हैं। तो लीफ के देखिए कि लीफ के अंदर सबसे फेमस एग्जाम्पल या सबसे पूछने वाले जो भी एग्जामिनर है उसको यही एग्जाम्पल अच्छा लगता है, बिकॉज दिस आर द लीव्स आर द ब्रायोफाइलम। क्योंकि ब्रायोफाइलम के लीव्स ही ऐसे होते हैं कि वो जो भी बर्ड फॉर्मेशंस करते
वो एडवेंटिशियस बर्ड कहलाते हैं या फॉलियर बर्ड कहलाते हैं या इपीफाइलस बर्ड भी उसे कहा जाता है। और उस बर्ड से फॉर्मेशन होता है एक न्यू वन प्लांट की, जो भी हमारा डेफिनेशन था, इससे फॉर्मेशंस क्या होता है, न्यू वन प्लांट्स फॉर्मेशंस होता है ईच बर्ड से। वो क्या होता है, ईच बर्ड से फॉर्मेशंस क्या होता है, एक न्यू वन प्लांट अगर अराइज होता है तो उसे कहेंगे हम ब्रायोफाइलम का पार्ट्स। कि इसके अंदर नेक्स्ट वन पार्ट्स बुलबिल्स। बुलबिल्स कुछ नहीं है कि एक जो भी एक्सिलरी जो भी एक्सिलरी जो भी जगह होती है उस जगह के साथ में अगेन दिस आर द स्वेलन राउंडेड पार्ट्स, स्टोरेज ऑफ फूड जो भी फॉर्मेशंस होता है उसे कहते हैं बुलबिल्स। वो ऑक्जेलिस या डायस्कोरिया में भी पाया जाता है। तो ये क्या होता है बुलबिल्स, एक बार अगर इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड है, एक बार ये मैच्योर हो जाए तो आफ्टर मैच्योरेशन दिस आर द फॉल ऑफ इन सॉइल, अगेन दिस आर द न्यू प्लांट अराइज। ये क्या करता है, अगेन न्यू प्लांट अराइज करने की एबिलिटी रखता है। तो इसीलिए ये भी किसके अंदर आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के अंदर आता है। ये तीनों के तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट से पढ़ रहे, अभी भी हमने पढ़ लिए है, इसके पहले भी हमने पढ़ रखे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए, ये तो टॉपिक ऐसे हुआ कि हमने पिछला जो भी मॉर्फोलॉजी का टॉपिक था वो रिवाइज कर लिया। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल्स मेथड, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स के दो मेथड आते हैं, एक नेचुरल मेथड और एक आर्टिफिशियल्स मेथड। तो आर्टिफिशियल्स मेथड जो भी हमने, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो तो आराम से इसे समझ लेते हैं और वे आराम से पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए कि कटिंग क्या होती है, कि कटिंग इज द स्मॉल पीस ऑफ द एनी प्लांट ऑर्गन लाइक रूट और स्टेम। कौन से भी प्लांट का आप क्या ले सकते हो, रूट ले सकते हो, लीफ स्टेम ले सकते हो, लीफ ले सकते हो। यानी सबसे ज़्यादा जो भी यूज़ करते वो कटिंग के लिए स्टेम ही यूज़ करते, बिकॉज ज़्यादा आसान होता है वो प्रोपेगेशंस के लिए। तो जो भी रूट्स है या, लेकिन लीफ थोड़ा सा कम लेते हैं क्योंकि वो हेक्टिक होता है, रूट या स्टेम वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग में क्या होता है कि जो भी रूट्स है वो मैक्सिमम 20 to 30 सेंटीमीटर चाहिए। वो कितना चाहिए, 20 या 30 सेंटीमीटर चाहिए, और थोड़ा सा कट करने के बाद में वो लॉन्ग होता है। अगेन दिस आर द 1 year old स्टेम, मतलब कि जो भी हम स्टेम लेंगे मैक्सिमम वो 1 year old होना चाहिए, मतलब वो प्लांट 1 साल पुराना होना चाहिए। इसके बाद में ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन इट्स अ रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स होता है। वो उस किसके लिए आता है, वो कटिंग में इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये ऑक्सिन रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स है, अगर ये रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स है तो न्यू प्लांट फॉर्मेशंस करने के लिए रूट तो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी इसके लिए रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स कहलाता है। दीज आर द रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ओके, दीज आर द रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रोज़ का, हम रोज़ का जहाँ वहाँ प्लांट्स देखते हैं कि रूट जो भी रोज़ है, तो रोज़ में देखते समय हम देखते हैं कि जो भी प्लांट्स आता है कि प्लांट्स में कभी कभी 2-2 कलर के भी फूल होते हैं या फ्लावर्स वहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। कि जैसे कि एक प्लांट से वो रेड कलर का प्लांट्स है, रेड कलर का मतलब उस प्लांट पे रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ओके। लेकिन हम चाहे तो उस रेड कलर के फ्लावर के साथ ही हम वाइट कलर का फ्लावर भी उसी स्टेम के ऊपर हम अराइज कर सकते हैं। कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ द कटिंग। तो दीज आर द एग्जाम्पल पार्ट्स फॉर द रोज। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल कौन सा आता है, ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग के लिए टेक्निक, ये जो भी ग्राफ्टिंग ये टेक्निक इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है कि ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज 2 प्लांट्स, ये 2 प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये अलग अलग, ये जो भी कटिंग देखी थी वो सेम स्पीसीज लेकिन अलग अलग वेराइटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है 2 पार्ट्स के लिए, लाइक कि जो कट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो ग्राफ्ट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों अलग हो गए, ओके। मतलब ये ऊपर का प्लांट्स अलग है, इसका पार्ट अलग है, इसका प्लांट भी अलग है। जिस पे हम फिक्स कर रहे हैं उसे, जो फिक्स उस जिस ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम ग्राफ, या उसे कहेंगे साइन, या उस पर कर रहे हैं उसे कहेंगे हम स्टॉक। ये थोड़ा सा याद रखने की बात है। ये हुआ आपका ग्राफ्टिंग का पार्ट कि जो 2 प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है ग्राफ्टिंग। अगेन दीज आर लास्ट माइक्रो प्रोपेगेशंस। माइक्रो यानी स्मॉल पार्ट्स, प्रोपेगेशंस यानी नंबर ऑफ तैयार होना। अब देखते हैं कि जो भी प्रोड्यूस होने जा रहा है, प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स, प्रोपेगुल यानी स्मॉलेस्ट पार्ट्स।
कि जो भी प्रोड्यूस कर रहे। अब माइक्रो प्रोपगेशंस ये पूरी की पूरी टेक्निक आर्टिफिशियल इसलिए किया जाता है बिकॉज दिस आर द टोटली वर्क इन लैबोरेटरी। वर्क कहाँ पे किया जाता है? प्लांट टिश्यू कल्चर का वर्क किया जाता है इन लैबोरेटरी। तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोपेगल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए क्या होता है? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट यानी जिस प्लांट, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया रोज़ का प्लांट, तो रोज़ के प्लांट के हमें नंबर ऑफ प्लांट तैयार करने हैं, तो उस रोज़ के प्लांट का हमें एक्स प्लांट लेना होता है। एक्स प्लांट यानी जो भी पेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट है, तो पेरेंट प्लांट का हमें क्या लेना होता है? छोटा सा पीस लेना होता है, छोटा सा टिश्यूज़ लेने होते हैं। उस टिश्यू लेकर उससे हमें क्या करने होते हैं? नंबर ऑफ प्लांट तैयार करने थे। उसी लिए तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो छोटे प्लांट्स तैयार करना, माइक्रो प्रोपेगेशंस तैयार करना, यानी प्रोपेगुल फॉर्मेशंस करना। तो उसके लिए क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? एक्सप्लांट यूज़ होते हैं। तो किसके लिए ले सकते हैं हम? शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो किसके लिए थे हम उसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सैम, शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हमने पढ़ रखा है एनाटॉमी में। तो शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं? कि जहाँ पे टिप पोजिशंस हो वहाँ पे अपेकल पोजिशंस हो, जहाँ पे अपेकल पोजिशंस प्रेजेंट्स होता है, टर्मिनल पोजिशंस प्रेजेंट्स होता है, वहाँ पे प्रेजेंट्स क्या होते हैं? शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वन क्या क्या चाहिए? ऑक्सिन, रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स या शूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स, दोनों के दोनों वहाँ पे क्या चाहिए? साइटोकाइनिन। साइटो सेल डिविजन्स करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? साइटोकाइनिन चाहिए होता है। और ये रिक्वायरमेंट्स है किसकी? माइक्रो प्रोपेगेशंस की। इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशंस जो भी फॉर्मेशंस हो रहा है, मतलब जो भी प्रोपेगुल्स हम तैयार कर रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, प्लांट लेट, छोटे छोटे लेट्स, मतलब प्लांट के छोटे छोटे जो भी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के जो भी प्रोपेगुल फॉर्मेशंस हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम? प्लांटलेट्स। उसे क्या कहते हैं हम? प्लांटलेट्स। अब जो भी प्लांटलेट फॉर्मेशंस हो रहे हैं, उस प्लांटलेट फॉर्मेशंस में आने वाली इंफॉर्मेशंस किसकी होगी? उसके पेरेंट की होगी। किसकी होगी? उसके अंदर उसके पेरेंट की होगी। अब वो पेरेंट की अगर वो इंफॉर्मेशंस होती है तो वो कैसे रहेगी? फिर वो जीनेटिकली आइडेंटिकल होगी। अगर जीनेटिकली आइडेंटिकल होगी तो उसे क्या कहते हैं हम? क्लोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशंस आर्टिफिशियल्स मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट आता है। माइक्रो प्रोपेगेशंस के अंदर पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर का काम आता है, कि जिसके अंदर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिक एसिड्स, अब्सिसिक एसिड, ये पूरे के पूरे इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो भी ऑक्सिन या साइटोकाइनिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो पार्ट्स हुआ हमारे प्रोपेगेशंस का। जो भी विजिटेटिव प्रोपेगेशंस किसे कहते हैं वो देखा है, कि जो भी न्यूबॉर्न प्लांट्स अराइज कर रहे हैं, जो भी विजिटेटिव सच एज यूनिट्स देखे हमने कि वो कौन से थे, बर्ड देखे, ट्यूबर्स देखे, या राइजोम्स देखे, या ऑर्गन्स में हमने देखा था रूट, स्टेम या लीव्स देखा था, या अल्टरनेटिव उसके वर्ड यूज़ करते हैं। जब भी नेचुरल मेथड हमने पहले पढ़ रखा था, रूट्स, ट्यूबर्स में हमने अंडरग्राउंड पार्ट देखा था, सिंपल ट्यूबरस रूट्स यानी सिंगल अराइज होता है, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स यानी क्लस्टर या ग्रुप में फॉर्मेशंस होता है। इसका एग्जांपल स्वीट पोटैटो याद रहे तो आईपम या बटाटास याद रखना है आपको। एस्पैरागस डालिया अगर पूछा जाए तो फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स देखना है। स्टेम ट्यूबर्स में पूरे के पूरे पार्ट्स, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लीफ कभी भी पूछा जाए तो ब्रायोफाइलम के अलावा कौन सा एग्जाम्पल उसके अंदर आएगा नहीं। देन आर्टिफिशियल्स मेथड में भी हम देख रहे हैं कि जो भी कटिंग है या ग्राफ्टिंग है या माइक्रो प्रोपेगेशन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन ही पूछा गया। तो ये प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स यानी प्रोपेगल्स होते हैं, प्लांटलेट्स यानी उसे ही प्रोपेगल्स कह सकते हैं हम। देन एक्सप्लांट यूज़ करते हैं शूट अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब ये पूरे के पूरे जो हमने यूज़ कर रखे हैं, कि इसके बाद में भी इसके विजिटेटिव प्रोपेगेशंस के कुछ एडवांटेज पूछे जाते हैं। इसके क्या पूछे जाते हैं? कुछ एडवांटेज पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा भी जाए तो क्या पूछा जाएगा कि जो भी विजिटेटिव पार्ट्स है या एडवांटेज अगर पूछे जाते तो विजिटेटिव मेथड सबसे चीपर मेथड है। कैसे? सबसे इजी और चीपर यानी मतलब पैसों से भी कम लगते हैं इसे, क्योंकि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। दिस आर द यूज पार्ट्स फॉर दैट। उसके बाद में भी हमने देखता है कि प्लांट प्रोड्यूस द वाइबल सीड्स, कि जी इसके क्या हुए? वो एडवांटेज हुए, लाइक
हमने देखा था बनाना हो सकता है या पाइनएप्पल एग्जांपल ले सकते हैं या ग्रेप्स ले सकते हैं कि इसके कभी सीड नहीं मिलते, तो इसके यूज़ करने के लिए हमने क्या करते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस करते हैं कि ये भी नंबर ऑफ उसका एडवांटेज होता है। उसके बाद में भी हम देखते हैं कि ये जो भी जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इससे आने वाली जो भी ऑफस्प्रिंग होगी, जो भी न्यूवन प्लांट बनेगा वो प्लांट कैसे होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा यानी क्लोन होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये मेथड बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाले नहीं है, 2 साल या 3 साल या 2 महीने के बाद में वो न्यू प्लांट्स आएगा, ऐसे नहीं होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सबसे रैपिड मेथड होती है क्योंकि पेरेंट अवेलेबल्स होता है, काटो लगा दो, न्यूमन प्लांट फॉर्मेशंस होता है, तो ये सबसे रैपिड मेथड होती है। लेकिन इसके अंदर जो भी डिसीज़ फेस करने की जो भी एबिलिटी होती है, जो भी मतलब एक बार अगर डिसीज़ हो जाए, प्लांट्स को एक बार डिसीज़ हो जाए तो वो कैसे होता है, आइडेंटिकल होता है, उसका फेस आइडेंटिकल होता है। तो ये तो हुए उसके एडवांटेज। लेकिन डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि जो भी डिसीज़ है, एक बार एक प्लांट को अगर डिसीज़ हो जाए कि पूरे के पूरे प्लांट को क्या हो सकता है, उसके ऑल डॉटर को भी वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट को अगर डिसीज़ है तो पेरेंट से ले जाने वाले जितने भी हमने प्रोपेगल ले या जो भी एक्सप्लांट लेते हैं कि पूरे के पूरे वो कैसे हो जाएंगे, फिर डिसीज़ कॉज हो जाएंगे। पेरेंट डिसीज़ है तो पेरेंट के बच्चे जितने भी होंगे, ऑफस्प्रिंग होगी, वो कैसे होगी, वो डिसीज़ कॉज होगी। ये उसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है। तो ये पार्ट्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको डिसएडवांटेज में कि वेजिटेटिव पार्ट्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या दिन तक उसे हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये उसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी है कि जैसे कि उसका जो भी डिसीज़ पेरेंट को तो पूरे के पूरे डॉटर को या उसके ऑफस्प्रिंग को हो सकता है, या उसका जो भी डिसएडवांटेज और एक कि जो हमें प्रिजर्व नहीं कर सकते वेजिटेटिव पार्ट से, कर सकते लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये रहा आज का टॉपिक कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पूरा का पूरा एंड कर दिया अभी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, वो नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।